तक जो लास्ट हमने रिजल्टेंट के मेथड्स जो देखे हैं उसमें सबसे पहले देखा हमने पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, एंड पॉलीगन लॉ के बाद हमने जो देखा लामीस थ्योरम, ठीक है। एंड ये जो भी हमने लॉज पढ़े ये सब कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। अब देखो पॉलीगन लॉ हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड, उसका एनालिटिकल मेथड नहीं देखा। जब अगर नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रहे होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, तो पॉलीगन लॉ एक तो ग्राफिकल मेथड है, बट उसका एनालिटिकल मेथड क्या है, क्योंकि ग्राफिकल तो हम पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे, हमें एनालिटिकल मेथड चाहिए। तो उसका एनालिटिकल मेथड अब का स्टडी अब यहाँ हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कोई सा भी पार्टिकल है उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, तो सिंपली सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वो पार्टिकल है सपोज, और ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ने ड्रॉ कर लिया अपना एक्स एंड ये वाई, ठीक। अब सपोज करो एक F1 फोर्स ये लग रहा है एट एन एंगल θ1, दूसरा ये लग रहा है F2 फोर्स θ2 पे, ठीक है। फिर देन F3 फोर्स लग रहा है θ3, ठीक है। एंड F4 फोर्स लग रहा है θ4 पे, ठीक है। ये हो गया। तो ये सपोज करो ये पार्टिकल हमारा वही जिसको हम अभी तक कंसिडर करा है, कंसिडर जो हमने किया उसे ए। तो ए वो पार्टिकल है जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। अब देखो इसका हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वो भी एनालिटिकल वे से। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो सिंपली अब रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो क्या करोगे, सारे के सारे फोर्स का कंपोनेंट निकालोगे आप अलोंग एक्स डायरेक्शन, जितने भी है F1, F2, F3, F4 जितने भी फोर्सेस है सबका आप कंपोनेंट निकालोगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड फिर से सभी का कंपोनेंट निकालोगे अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक फोर्स आपका हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स का एक्स के अलाउंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और समेशन ऑफ एफ वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस है F1, F2, F3, F4 सबका कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो सबका कंपोनेंट निकालेंगे वो समेशन ऑफ एफ वाई हो जाएगा, और अलोंग एक्स निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। फिर रिजल्टेंट क्या होगा डायरेक्टली, एंड ऑब्वियसली बात ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि समेशन एफ एक्स निकालना है, समेशन एफ वाई निकालना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस देखो इसमें कैसे सॉल्व करने के, ठीक है। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ एफ एक्स की, समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा, F1 cos थीटा, क्योंकि F1 का कंपोनेंट निकालना है ना हमें x के अलोंग, तो क्या हो जाएगा F1 cos θ1, ठीक है। F2 का निकालना है F2 cos θ2, ठीक है। F1 और F2 का जो भी कंपोनेंट है अलोंग x वो सब राइट साइड है, और राइट साइड वाला हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव, सिंपल। तो F1 एंड F2 तो टूवर्ड्स राइट थे तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब देखो क्या है इसमें, जब हम F3 का कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग x डायरेक्शन तो वो लेफ्ट साइड है, एंड F4 का कंपोनेंट निकालोगे जब x के डायरेक्शन के अलोंग तो वो भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव कंसिडर होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो F3 के लिए, F3 का कंपोनेंट x के अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन यूज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F3 cos θ3, ठीक है। सिमिलरली F4 cos θ4 नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में है, F4 cos θ4, ठीक है। ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली अगर हम निकाले समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो F1 का कंपोनेंट अपवर्ड है, F3 का भी कंपोनेंट अपवर्ड है, बट F2 का कंपोनेंट डाउनवर्ड एंड F4 का कंपोनेंट डाउनवर्ड, ये दोनों F2 एंड F4 डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव कंसिडर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं F1 के लिए F1 sin θ1 प्लस
F3, क्योंकि ये अपवर्ड आएगा तो ये भी पॉजिटिव, F3 साइन थीटा 3 माइनस में कौन सा होगा F2 एंड F4, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स y के अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस F2 साइन थीटा 2 माइनस F4 साइन थीटा 4। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, समेशन ऑफ Fx एंड समेशन ऑफ Fy। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, बट रिजल्टेंट किसके लिए, कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, कि सारे के सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारा तरीका है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। अब अगर रिजल्टेंट का आपको निकालना है इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि एक्स वाली हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एंगल अल्फा बोलूँ तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूला हो गया टेन अल्फा। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो भी एंगल बनेगा वो हम अल्फा की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में। और समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ वाई निकालने का तरीका सिंपल, सारे फोर्स कंपोनेंट्स जितने भी आपके पास फोर्सेस हैं जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं, सबका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और सबका एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, फिर दो सबका समेशन करने के बाद इंडिविजुअली इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट का अगर हमें एंगल अल्फा निकालना है विद डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनल हमारे पास तरीके आ गए जिस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम में। ठीक है, तो हमने सारे के सारे मेथड्स देख लिए, पैरेललोग्राम भी लॉ देख लिया, ट्राइंगल लॉ भी देख लिया, पॉलीगन लॉ भी देख लिया, लामीज थ्योरम भी देख लिया। ठीक है, और ये जो फाइनल जो जनरल मेथड है हमारा, जब n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हो तो हम इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो था कंकरेंट फोर्स सिस्टम का वो खत्म होता है। बट इसमें जो लास्ट में इंपॉर्टेंट है वो है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगी, क्योंकि अल्टीमेट एम तो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फाइंड आउट करना है ना। रिजल्टेंट तो हमें पता है, रिजल्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी में जो लिखेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर कोप्लेनर एंड concurrent फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये जो अल्टीमेट एम हमारा जो था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फाइंड आउट करना फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेट एम है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब देखो इक्विलिब्रियम हमने जो इससे पहले पढ़ा था क्या था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो या फिर रिजल्टेंट शुड बी जीरो। अब रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है, रिजल्टेंट का फाइनल फॉर्मूला जनरल किसी भी केस के लिए, आपको कंकरेंट फोर्स सिस्टम दिया किसी भी तरीके का, आप डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई कर सकते हो हर केस में। ठीक है, ये जनरल मेथड है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्स कंपोनेंट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड समेशन ऑफ एफ वाई क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब R तभी जीरो हो सकता है जब ये दोनों इंडिविजुअली जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा और बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। सिंपल, तो रिजल्टेंट का सिंपल हमें मीनिंग पता है कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। हमें पता है फॉर इक्विलिब्रियम R इज जीरो। सिंपल, अब R जीरो कब होगा, जब ये दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है तो कभी भी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि R प्रेजेंट होगा ना, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो दोनों का इंडिविजुअली जीरो होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टली अब मैं बोल सकता हूँ कंडीशंस क्या होंगी हमारी, डायरेक्टली सिंपल मैं बोलूँ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होगा, समेशन ऑफ all the forces along x direction 0 and summation of all the forces along y direction 0। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ गई और कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो
हमें डायरेक्टली ये इक्वेशंस याद रखनी है। कभी भी आपको कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम दिखेगा कहीं भी और आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी है तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो डायरेक्टली आप इसे अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। किस केस में? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये फुलफिल होता है यहाँ पे कि जो हमें हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशंस हमें डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए दोनों की दोनों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें जो टॉपिक है वो है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, बट अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, अब इसी में हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कंसेप्ट समझ लिया बट कंसेप्ट को अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैकेनिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्वेश्चंस एक कर ले तो उस वक्त सही है बट अगर आपको न्यू क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए दिक्कत है आपकी अप्रोच गलत हो जाती है। क्योंकि अप्रोच आप सही रखोगे तब आप क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। तो अप्रोच के लिए क्या है, कंसेप्ट आप सीक्वेंस वाइज समझो सारे के सारे। अब जैसे सिंपल सी बात है, अब क्वेश्चन अगर मैं कोई कराऊंगा तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा फोर्स सिस्टम है। फोर्स सिस्टम आइडेंटिफाई हो गया तो उस पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम के लिए रिजल्टेंट निकालने के मेथड्स कौन से हैं, उन मेथड्स की हेल्प से आप रिजल्टेंट निकालोगे। फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम के लिए। अगर कोप्लेनर कंकरेंट है होगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ही होंगी, नॉन कंकरेंट होगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएगी। अब वैसे अगर यहीं पर अगर मैं डिस्कस करूँ, देखो कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए ये दो आई, नॉन कंकरेंट में एक तीसरी इक्वेशन ऐड हो जाती है, सिंपल, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी जीरो। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं आया समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, क्यों? क्योंकि देखो कंकरेंट सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो मोमेंट क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट सब फोर्सेस का? जीरो। तो इसलिए मोमेंट यहाँ ऑलरेडी जीरो होगा ही होगा। यहाँ कभी भी मोमेंट की वजह से रोटेशनल इफेक्ट्स नहीं होने वाले। क्योंकि देखो इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। अब वो रिजल्टेंट फोर्स उस पार्टिकल को मूव कराएगा। मूव कैसे? मतलब ट्रांसलेट कराएगा सिंपली, क्योंकि ये इस पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उन नेट फोर्स, उन सबका जो नेट इफेक्ट है रिजल्टेंट, वो इस पार्टिकल पे इस तरीके से जा रहा है, सिंपल। अब पार्टिकल पे एक सिंपल एक फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल ट्रांसलेट करेगा ना इस डायरेक्शन में। तो जब ट्रांसलेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन की कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे मोमेंट की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ सारे के सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हैं। बट अगर नॉन कंकरेंट होगा तो फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना किसी पॉइंट पे उसका मोमेंट डेफिनेटली होगा। और मोमेंट हमें पता है क्या है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। अगर मोमेंट किसी बॉडी में टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए कंकरेंट में हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट आया ही नहीं, सिंपल। समेशन ऑफ मोमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमारे यहीं पर एंड होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशंस ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम के।